हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे में पूछा हुआ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, उसी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, जो कि प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक है, जिसमें 2150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इसमें 70 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 3 वीडियो इसका डल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे से तीनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फार्मूला को देखते हुए उसी पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग मैथ का भी सेगमेंट कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का, तो उसको भी आप जाकर देखिए। वॉल्यूम 2 ऑलरेडी हम उसमें सोल्यूशन करा चुके हैं। ठीक, जो 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 है उसका सोल्यूशन हो चुका है और वॉल्यूम 1 का सोल्यूशन चल रहा है। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है। देखिए आपको बताए हुए थे कि बल जब हम लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वहां से F, ये जो एक बल है, किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक, तो उसी के अगर दिशा में लगाएंगे तो ज़्यादा कार्य होगा। W इक्वल टू क्या बताए थे, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर हम ये जिस दिशा में वस्तु को खिसकाना होगा उसी दिशा में जब लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा और इसमें मैक्सिमम कार्य होगा। और जब इस पे लंबवत बल लगाएंगे, जैसे वस्तु को इधर खिसकाना है, इधर की ओर खींचेंगे, बल को लगाएंगे, तब यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से आपका वर्ग 0 हो जाएगा। और जब विपरीत दिशा में लगाएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और यहाँ पे वर्ग क्या आ जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक, यही 3 चीज बताए हुए थे। तो ये विपरीत दिशा वाला, ये उसी दिशा में, समान दिशा में कोण क्या हो जाता है, 0। ऐसे लिख लीजिए आप, समान दिशा में जब लगाएंगे हम तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या लेना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अगर समकोण पे लगाएंगे, अगर समकोण पर अगर हम बल लगाएंगे तो यहाँ थीटा 90 डिग्री लेना होगा, यहाँ वर्क 0 हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। और जब विपरीत दिशा में लगाएंगे तो यहाँ वर्क हो जाता है -1 हो जाता है, -1 निगेटिव हो जाता है, और यहाँ 0 डिग्री पे कार्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो यही 3 बात बताए थे हम, 3 बात यहाँ पे। तो हमें ये बोला है ना कि समान दिशा में विपरीत दिशा में लगाना है, तो ये विपरीत दिशा हो गया। विपरीत दिशा में एंगल कितना हो जाता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर। 3 चीजें इसमें, 0 डिग्री पर लगाएंगे तो सेम दिशा होगा और वर्क पॉजिटिव निकलेगा। समकोण पे लगाएंगे तो काम क्या होगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पर काम हमेशा 0 हो जाएगा। विपरीत दिशा में तो काम क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये 3 चीज। तो ये विपरीत दिशा में थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा पूछा हुआ था, वर्क पूछता तो निगेटिव -1 हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कह रहा है अगला, 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। देखिए नैनोमीटर कुछ दिन पहले दूसरे वीडियो में आया हुआ था, और ये पिकोमीटर जो होता है ना, 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, 10 पर पावर -12 मीटर हो जाता है। ठीक, इसका एक चार्ट है, देखिए चार्ट आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इधर चार्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। इसमें टोटल दिया गया है। ठीक, टोटल चार्ट को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 10 के पावर में भी दिया हुआ है, इधर इसका नाम दिया हुआ है, सिंबल भी दिया गया है। ठीक, तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 के पावर -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा। देखिए बल पूछ रहा है यहाँ में, बल F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक, ये आपको फॉर्मूला पता है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे मास हमें दिया हुआ है लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ है, तो त्वरण हमको निकालना होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक,
एक तो दिया हुआ है इसका मास दिया हुआ है, m इक्वल टू कितना दिया है यहाँ से, तो 800 kg दिया हुआ है, 800 kg दिया हुआ है। उसके बाद जब ब्रेक लगाने के बाद रुक जा रही है, इसका मतलब अंतिम वेग यहाँ u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं क्योंकि हमेशा हम मीटर पर सेकंड का यूज़ करते हैं। तो 5/18 से हम गुणा कर लेंगे। देखिए 18 × 90 यानी 5×5 25 मीटर पर सेकंड आ जा रहा है। ठीक, इसका जो वेग है अभी प्रारंभिक वेग वो कितना हो जा रहा है, 25 मीटर पर सेकंड। और जब रुक जा रही है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, भी अंतिम वेग जो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है देखिए यहाँ से समय दिया हुआ है 5 सेकंड, टी कितना दिया हुआ है यहाँ से 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, ये चीज़ हमें डाटा दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ से F बराबर m है, यानी कि त्वरण हमें निकालना होगा इस डाटा से। अब त्वरण का आप फॉर्मूला क्या देखेंगे, देखिए तो v बराबर u प्लस at, ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा, v बराबर u प्लस at फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे। t भी हमें समय भी पता है, v भी पता है और u भी पता है। v जब रुक जा रही है तो यहाँ से 0 हो जाएगा और बराबर u कितना हो गया 25 प्लस a निकालना है और t कितना है 5 यानी कि 5a कर लेते हैं। ठीक, अब 5a को इधर लाएंगे, देखिए यहाँ से 5a इक्वल टू 25 माइनस 25 हो जाएगा और a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से एक बात आप सीखिएगा, ये माइनस में क्यों आया है सिंबल, ये माइनस में इसलिए आया ना कि ब्रेक जब हम लगाए हैं तो कार क्या हो जाएगी, रुक जा रही है। इसका मतलब ये डिक्रीजन का सिंबल है, त्वरण उसका घट रहा है उसी का सिंबल है। लेकिन हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो त्वरण को क्या लेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। त्वरण कम हो रहा है इसीलिए माइनस में आया है यहाँ पे। ठीक, ब्रेक लगाने पे त्वरण कम हो रहा है, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव में आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें इसका फोर्स निकालना है कि कितना बल लग रहा है। तो ए मास कितना है 800 और गुणे, अब देखिए यहाँ से त्वरण कितना निकाले 5, केवल 5 का यूज करेंगे, -5 का नहीं यूज करेंगे क्योंकि -5 का मतलब डिक्रीजन है। ठीक, तब देखिए 8×5 कितना हो जाएगा 40, 4000, ये 4000 हो जाएगा ना, 4000 न्यूटन का बल जो है काम कर रहे हैं वहाँ पे। कितना न्यूटन का बल काम कर रहे हैं, तो 4000 न्यूटन का। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, हमें फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं पता था तो यहाँ से निकाल लिए v बराबर u प्लस at से। v 0 हो जाएगा, रुक जा रही है कुछ देर बाद तो। और u कितना दिया हमें 90 किलोमीटर दिया था तो इसे मीटर पर सेकंड में 25 बना लिए। और 5a, t का वैल्यू 5 दिया था तो 5a कर लिए। a का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का मतलब डिक्रीजन का सिंबल है, बस ये घट रहा है त्वरण। ठीक, तब F बराबर m में हम रख लिए 4000 न्यूटन का काम हो रहा है वहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 74 73 हो गया। अब 74 नंबर देखिए क्या कह रहा है 74 कि एक माध्यक डिस्क का अपवर्तन सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगी। अच्छा, एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है वेवलेंथ 1.5 है तो प्रकाश की गति कितनी होगी। देखिए प्रकाश की गति एक फॉर्मूला होता है उसी से निकलेगा, c इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू वी लेमडा। c इक्वल टू क्या होता है, वी लेमडा। अब यहाँ पे कौन सा क्या है, अभी इसको थोड़ा सा समझिए। ये c जो है प्रकाश का चाल है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल हो जाएगा। और ये हो जाएगा लेमडा जो है ये दिया हुआ है ना अपवर्तन सूचकांक, अपवर्तनांक इसको भी कह सकते हैं वेवलेंथ, अपवर्तनांक ये दिया हुआ है ना वेवलेंथ यानी कि अपवर्तनांक। ठीक, और ये भी जो है ना भी जो है आपका यहाँ से तो माध्यम में प्रकाश की चाल, ये चाल हो जाएगा माध्यम में, जिस माध्यम में हम निकाल रहे हैं ना उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ लिख देते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और यही हमें निकालना है। ठीक, ये वाला निकालना है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल v क्या होगा। तो v इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू c बाई लेमडा हो जाएगा। ठीक, अब c आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश की चाल आप पढ़े होंगे कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, 3 × 10⁸
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब रख के यहाँ से बना लीजिए, ये माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हो जाएगा, और बट्टा ये देखिए अपवर्तन सूचकांक कितना दिया था, 1.5 दिया था, 1.5 दिया हुआ था। तो इसे हम कटा देंगे तो 1.5 दूना ये 3 हो जाएगा ना, सॉरी 1.5 दूना 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही जो हो जाएगा ना माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे। इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला को ध्यान रखना है यहाँ पे कि C = V लैम्डा होता है। C प्रकाश की चाल, V जो हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको ये फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, और लैम्डा क्या हो गया, अपवर्तन सूचकांक जो दिया था, अपवर्तनांक। ठीक, तब यहाँ से प्रकाश की चाल हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इस माध्यम में क्या होगा जिसका अपवर्तन सूचकांक कितना था, 1.5 था। तो यानी कि V हमें निकालना है, तो V = C/λ हो जाएगा, और C का वैल्यू प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1.5 इसका अपवर्तन सूचकांक था। तो भाग दे दिए, कितना आ जा रहा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। सभी फॉर्मूला को आप कलेक्ट करके चलते रहिए, इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा आपका, आगे भी मिलेगा। अगला कह रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको बताए थे कि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। एक चीज तो पहले बताए थे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे स्रोत, ये यहाँ से ध्वनि का स्रोत है, और यहाँ से टकरा कर यहाँ तक आने में समय कितना लगता है। तो समय आपको बताए थे कि 0.1 सेकेंड का समय लगता है। कितना लगता है, ध्वनि को यहाँ से जाकर यहाँ आने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। अगर दूरी पूछा जाए तो उसी दिन आपको बताए थे कि 16.6 मीटर होनी चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर कम से कम होनी चाहिए। अब ये कैसे निकलता है, तो देखिए आपको बता भी देते हैं। ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का चाल। अभी इसके पीछे प्रकाश था, ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो ये ध्वनि यहां से जाकर यहां आने में कितना ले रही है, 0.1 सेकेंड। तो यहां गई और यहां तक आई, यानी कि अगर इसको x मानते हैं ना, तो 2x दूरी बराबर चाल कितना है, 332, और गुणे समय कितना लगा है, 0.1, यानी भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 33.2 मीटर। ये यहाँ से जाने का और आने का दूरी है। तो x का वैल्यू केवल कितना निकल जाएगा, यानी केवल जाने का समय, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, यानी 16.6 मीटर जो है ये मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम दूरी होनी चाहिए। जहां से ध्वनि का स्रोत है और जहां पर टकरा रही है वहां तक का मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, 16.6 मीटर, तभी जाकर ध्वनि जो है प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। तो ये ऑप्शन में 16.6 नहीं दिया हुआ है, यहां से कभी कभी लगभग में 17 भी दे देता है, लगभग में यहाँ 17 दे देता है। तो यहाँ 17 भी नहीं दिया हुआ है, 17 मीटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से 17.2 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 17.2 मीटर। और ऐसा इसलिए होगा कि ये कम से कम दूरी हो गया, इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतना रहना चाहिए। तो इसके आसपास में ऑप्शन में जो रहेगा उसको हम टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से 17.2 लगभग में, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होगा। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 16.6 मीटर होता है, और लगभग में 17 दिया रहता है कहीं कहीं, और यहाँ 17 भी नहीं दे करके 17.2 दिया है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ गए कैसे निकलता है, ये भी बता दिए। अगर उस दिन समय पूछा था कि समय कितना लगता है जा करके वापस आने में ध्वनि को, तो 0.1 सेकेंड का समय लगता है। दूरी पूछेगा 16.6 मीटर का मिनिमम दूरी होनी चाहिए, कहीं कहीं 16.6 देगा, कहीं 17 देगा, यहाँ पे नहीं दिया है तो 17.2 लगभग, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी तक 2 बार आ गया। ठीक, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, उस दिन भी आपको बताए थे कि 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का जो अर्थ का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg जो होता है, पृथ्वी का अर्थ का मास होता है। ठीक, तो देख लीजिए 6 × 10⁻24 लगभग में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, याद रखिएगा। 77 है ये, एक प्रतिरोध की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध R है, एक अन्य प्रतिरोध को जो
उसी पदार्थ से बना है कि लंबाई L/2 हो जा रहा है और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a हो जा रहा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है ना, प्रतिरोध R बराबर, R जो है, थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि प्रतिरोध जो होता है तार के लंबाई के अनुक्रम समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए प्रतिरोध जो होता है, इसको एरो देकर लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध तार के लंबाई का समानुपाती तथा एरिया क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल रहेगा तथा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्या, तो जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई का अनुपाती होता है तथा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो R प्रोपोर्शनल टू L/A से आप क्या लिखे कि प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में हम लिखे तो क्या आया, R प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। अब अगर यहाँ से समानुपाती को हटा देंगे तो क्या होता है, R इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक, ये L तार की लंबाई हो गया, A क्या होगा यहाँ से एरिया हो गया और R प्रतिरोध हो गया, और ये क्या होता है अनुपातिक सूचकांक हो जाएगा। ये अनुपात को जब हटाए हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रो लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो अब क्या करें, अब बस ये भी चीज ध्यान रखना होगा, प्रतिरोध तार की लंबाई का समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हमें ना एक दूसरा प्रतिरोध बोला है कि मान लीजिए R' जो है ना, तो इस प्रतिरोध का क्या है, R' जो है दूसरा L/2, पहले लंबाई बोला है कि लंबाई जो है उसका L' वो L/2 इस लंबाई का क्या है, आधा है। और प्रतिरोध की बात किया है, एरिया की बात किया है ना, एरिया जो है इसका A' है ना, जो इसका 2 गुना है, 2a है। ठीक, 2a है। तब कह रहा है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा, इस R के सापेक्ष में R' कितना होगा। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे हम, अगर R' निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रो तो रहेगा सूचकांक नियतांक, और L के जगह हमें क्या लेना है, L/2 ले लेना है। बहुत इत्मीनान से समझिएगा आराम से, L/2 और एरिया के जगह 2a ले लेना है। क्या लेना है, ये A' के जगह हमें क्या ले लेना है, 2a ले लेना है। ठीक, तब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है, R' इक्वल टू ये रो रहेगा ही यहाँ पे, और ये L/4a आ जा रहा है ना, L/A गुणे हम 4 कर दे रहे हैं, A/4। अब इस चीज को आप क्या लिख देंगे, इसको यहाँ से ये जो इक्वेशन फर्स्ट निकला है इससे हम लोग R इसको लिख सकते हैं, अर्थात जो ये R' होगा ना, ये R' जो होगा वो क्या होगा, तो R/4 हो जाएगा। R' बराबर, इसको टोटल को हम लोग R लिखेंगे तो ये R/4 हो जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्रतिरोध तार के लंबाई का समानुपाती तथा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। जब यहाँ से अनुपात को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है रो, यानी कि R बराबर रो L/A होता है। L, अब दूसरी बात बोला है ना कि एक दूसरा प्रतिरोध लेते हैं तो उसकी लंबाई जो है इस लंबाई की आधी है और एरिया क्या है, 2 गुना है। तब इस चीज को हम इसमें रख देते हैं, ये R' जो 2 गुना वाला निकाल रहे हैं, आधा वाला, तो इसका हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं। तो R' इक्वल टू रो इंटू L के जगह क्या लेना है, L/2, और एरिया की जगह 2a ले लेना है। तब इसको कैलकुलेट करके निकाले, इसको हम लोग क्या लिख देंगे इससे, तो R लिखेंगे, यानी कि R' बराबर R/4 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी यूज होगा आगे, तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कर रहा है, 78 बोला है कि 12 ओम के एक तार में 1 एम्पियर की स्थिर
विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश क्या होगी। देखिए आवेश बराबर Q बराबर आपको बताए थे Q इक्वल टू IT होता है। IT आवेश बराबर धारा गुणे समय, कितना देर के लिए धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें हम समय से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे जो एक बात दिया है ना कि 12 ओम का प्रतिरोध है ना, ये 12 ओम का प्रतिरोध है, इसका यूज यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि Q इक्वल टू आवेश इक्वल टू, इसको हिंदी में लिख देते हैं, आवेश इक्वल टू आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाएगा, धारा गुणे समय। तब आराम से इस पे रख के देख लीजिए, इसका यूज इसमें नहीं होगा। आवेश निकालना है, धारा कितना आप बहा रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित कितना कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर का और गुणे कितने समय के लिए, तो समय हमेशा यहाँ पे सेकेंड में होना चाहिए, तो 1 मिनट के लिए हम प्रवाहित किए हैं, तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में बनाएंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 एकम 60 कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम्ब, तो 60 कूलम्ब जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 60 कूलम्ब का यहाँ से आवेश इस पर चार्ज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो बहुत आसान है, Q बराबर IT, इस पे रख के हम लोग बनाने धारा गुणे समय कर लिए, धारा 1 एम्पियर, समय 60, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 कूलम्ब आ जा रहा है। इसका इसमें कोई यूज नहीं है 12 ओम का। ठीक, तो बस ध्यान रखना है, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, अभी तक 2-3 क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 79 नंबर, Q इक्वल टू IT आपको ध्यान रखना है हमेशा। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, तो किनारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। जैसे मान लीजिए कि कहीं ये रोड का किनारा है, ठीक, रोड का किनारा, तो इस पर से एक ट्रक क्या हो जा रहा है, एक गिर जा रहा है, ट्रक गिर रहा है, और कितना सेकंड में गिरा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि 0, यहाँ टाइम जो लिया है ना, टाइम इक्वल टू दिया हमें 0.8 सेकेंड का समय लिया है। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है, ट्रक किनारे से फिसल कर गिर जा रहा है, और जी का वैल्यू दिया है हमें, जी का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमें बोला है ना कि किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, तो H बराबर क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जब इसको हम गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, तो ये H बन जाता है, हाइट बन जाता है, H बराबर UT प्लस 1/2 और GT स्क्वायर। देखिए एक बात और, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे G का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर जब फेंकेंगे किसी गेंद को तो वहाँ पे G का वैल्यू क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, एक किस में बदल जाएगा, G में, और GT स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, यही फॉर्मूला है, सिर्फ हम गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में जब जाएंगे तो यहाँ जी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर ट्रक गिर रहा है, और यही हमें ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ से कर लीजिए। एक बात और, जब यहाँ से ट्रक गिरा है ना, तो यहाँ पे ट्रक का जो स्पीड होगा ना u, वो क्या मानेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ट्रक का स्पीड हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे हमेशा। ठीक, ये बात ध्यान रखना होगा, प्रारंभिक चाल। अब इसमें रख दीजिए, तो H बराबर निकालना है u को जब 0 मानेंगे तो 0 में हम 8 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, G का वैल्यू क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, यहाँ पे 10 ले ले हैं, और T का वैल्यू कितना है, 0.8 सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 0.8 ही है ना T का वैल्यू। T यहाँ से दिया हुआ था हम लोग का कि 0.8 सेकेंड, तो 8 × 64 हो जाएगा ना, 0.64 हो जाएगा। ठीक, तब इसको कर लीजिए, देखिए 2 से कटा लीजिए, 2 × 10, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। H इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेते हैं, 5 चौको 20, 6 × 30 और 2 = 32, यानी कि 3.2 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर रहे हैं हम लोग तो 320 आ रहा है ना, तो 2 अंक छाड़ देना है यहाँ पे, तो 3.2 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार और समझिए यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला फॉर्मूला तो हर जगह यूज होता है, दूरी वाला, डिस्टेंस, स्पीड, चाल, त्वरण, ये सब फॉर्मूला पहले ही क्लास में बताए थे आपको। ये जो इसका मतलब न्यूमेरिकल का जो पहला क्लास हम बताए थे, जो 13 न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो डाला है, उसमें जाकर देखिएगा, फॉर्मूला सब बताए हुए थे। ठीक, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से H निकालना है, तो जब इसे हम लोग
गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में जाएंगे तो यहाँ h हो जाएगा, s h में बदल जाएगा, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और ऊपर से गिर रहा है तो g का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे से फेंकेंगे तो g का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव ले लिए हैं। अब यहाँ से जब ट्रक गिरा है तो इसका यहाँ पे जब स्पीड हम मानेंगे हमेशा क्या 0 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक चाल 0 यहाँ हो जाएगा, तब रख दीजिए इसमें, ये टोटल 0 हो जाएगा, 1/2, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, समय t दिया था 0.8, इसका वर्ग कर लिए, यानी कितना आ जा रहा है हाइट यहाँ से, तो 3.2 मीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहे हैं। बोला है कि 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में अभी आया था, जस्ट इससे पहले वाला 78 नंबर ही क्वेश्चन है कि 10 ओम का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हमें पूछा है कि आवेश क्या होगा, तो Q इक्वल टू क्या था, Q इक्वल टू IT था, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो रख दीजिए यहाँ पे Q इक्वल टू धारा कितना हम प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, तो 0.5 एम्पियर, और गुणे समय क्या दिया है, तो 1 मिनट मतलब सेकंड में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 6×5 = 30 हो जा रहा है ना, 6×5 = 30, 300, और जब दशमलव हटाएंगे तो 1 हट जाएगा, यानी कि 30 कूलम जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6×5 = 30 यानी 30 कूलम, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बार आ गया, अभी बहुत बार आ गया, Q बराबर IT, अभी बहुत जगह आएगा भी, इसीलिए ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। धारा बराबर आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाएगा। धारा 0.5 एम्पियर, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ये समय हमेशा सेकंड में रहता है, किस में रहता है ये समय, सेकंड में, तब रख के बना लिए 30 कूलम आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। ठीक, चलिए 81 नंबर आइए, 81 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है कि यदि एक आयरन जिसका जो मतलब जिस पर 1000 वाट अंकित है, यानी कि उसका जो पावर है ना वो कितना है 1000 वाट, को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में कितना ऊर्जा किलोवाट आवर में पूछ रहा है। ठीक, तो बहुत सिंपल है, देखिए खपत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें खपत निकालना है, ये खपत बराबर कितना पावर आप सप्लाई कर रहे हैं और कितने देर के लिए, तो पावर गुणे समय कर लेंगे, यानी कितना का पावर ले रहे हैं, तो 1000 वाट का हम यूज कर रहे हैं, कितने देर के लिए, तो 3 घंटा 1 दिन में, और 30 दिन का हमें निकालना है, तो 30 से गुणा कर लिए। क्लियर, तो ये कितना आ जा रहा है, देखिए तो 3 3 9 4 0 आ जा रहा है, 90,000 वाट आवर जो है हम लोग का आ जा रहा है। ठीक, ऊर्जा, लेकिन ये किलो वाट आवर में बोला है, तो जब किलो में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से हम भाग दे देंगे नॉर्मली, तो 1000 से भाग देंगे, 3 0 खत्म, यानी कि 90 किलो वाट आवर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 किलो वाट आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, बहुत सिंपल है, खपत बराबर पावर गुणे समय, कितना देर के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो 1000 वाट का 3 घंटा के लिए 30 दिन का हमें निकालना था, सबको गुणा कर लिए सिंपल, तो 90,000 वाट आवर आ रहा था, किलो वाट आवर में 1000 से भाग दे देंगे, तो 90 किलो वाट आवर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुष्ट है, संतुलित है, तो देखिए इसको समीकरण को थोड़ा देखिए ध्यान से। देखिए समीकरण को संतुलित हम कैसे चेक करते हैं, इसको सीख लीजिए। ठीक, जैसे इधर जितने अणु है ना, इधर भी उतने ही अणु हैं, कोई भी तत्व का लेंगे, दोनों ओर अगर अणु की संख्या सेम है ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन जो है संतुलित है। जैसे पहला वाला में चेक करिए, इधर Mg कितना है, Mg, ये Mg मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और इधर एक ही है, तो ये संतुलित नहीं है, आंसर नहीं होगा। ठीक, क्लियर, दोनों ओर क्या होना चाहिए, तत्व का जो अणु ये संतुलित होना चाहिए, जितना अणु इधर उतना ही अणु इधर भी होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए H2 2 है, H भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी संतुलित नहीं है। क्लियर, अब देखिए यहाँ सोडियम अकेला है, यहाँ भी सोडियम अकेला है। ठीक, ऑक्सीजन का हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का 1 अणु, यहाँ भी 1 अणु है, हाइड्रोजन का 2 अणु, तो हाइड्रोजन का यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी 3 हो जा रहा है, ये भी संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लीजिए मैग्नीशियम का 2, यहाँ 2 आगे लगा है ना, इसका मतलब कि 2 है। अगर मान लीजिए यही यहाँ पे 2Mg और यहाँ 2 देता था, इसका मतलब 2 दूनी के 4 अणु हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक, तो यहाँ Mg के 1 है, 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए, पहले 2 लगा है, इसका मतलब 2 अणु है। ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, क्योंकि ये आगे 2 लगने का मतलब कि ऑक्सीजन का भी 2 अणु है, तो ये इक्वेशन क्या है, संतुलित है। जितना बाएं साइड में है अणु उतने ही क्या है दाहिने साइड में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन क्या है, संतुलित अवस्था में है, तो ये संतुलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब उम्मीद करते हैं संतुलित वाला आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, जितना बाएं उतना ही दाएं, ठीक, वो संतुलित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़िए, क्या कह रहे हैं। 800 केजी भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। अब किया गया कार्य यहाँ पे किस रूप में होगा, गतिज ऊर्जा। जब भी हम लोग कोई कार चल रही है ना, इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को ही यहाँ पे कार्य हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के ही रूप में जो इसका वर्क रहेगा, इसका वर्क किस रूप में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जो कि हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो देखिए 1/2 और कार की जो मास है वो कितना है, 800 केजी। अब एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ से 800 केजी हो गया, ये जो चाल था ना 5 से 5 मीटर पर सेकेंड से क्या बढ़कर कितना हो गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हुआ है। इसका मतलब जितनी की वृद्धि हुई है ना उसी को लेना है। तो यहाँ पे v² का मतलब पहले इसको लिखेंगे 10 × 100, ऐसे कर लीजिए ना, 10² और -5², ये हो जाएगा आपका v का जो हो जाएगा मान हो जाएगा, ठीक। जितना बड़ा है उसी को लेना है, यानी कि v² लेना है तो बाद वाला 10 × 100 हो जाएगा, और माइनस कर लेंगे, ये कितना 5 × 5 = 25 हो जाएगा v²। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 × 800 और गुणे ये 10 × 100, 5 × 5 = 25, यानी 75 हो जाएगा, 75। तो 2 से कटाएं, यहाँ कितना हो जाएगा 400। अब गुणा कर लीजिए, 0 0 5 चौके 20 कर 0 2, 7 चौके 28 2 30, यानी कि 30,000 जूल का कार्य होगा। ये 30,000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो देखिए किस में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ से हम लोग का किलो जूल में दिया हुआ है। तो किलो जूल में हमें करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग दे देना होगा सिंपली। तो 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 किलो जूल हो जाएगा, 30 किलो जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे वर्क होगा गतिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि कार चल रही है, और कार चल रही है तो उसका वेग कितना परिवर्तित हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हुआ है। तो वेग परिवर्तन वाला जो हो रहा है ना, उसी को हम लोग लेंगे कि कितना परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से 1/2 मास ही कितना 800 केजी, और v² की जगह ना कितना परिवर्तन हुआ, तो 10 × 100 - 5 × 5 = 25, यानी 75 हो गया। अब कैलकुलेट कर लिया है कि 30,000 आ रहा था, तो इसका मतलब हमें बोला है ना कि किलो जूल में निकालना होगा, तो 1000 से भाग दे दिए, यानी कितना आ रहा है 30 किलो जूल आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 84 नंबर, 84 कह रहे हैं आपका क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, 5.6 किलोवाट आवर को हमें चेंज करना है ना जूल में। जूल में कितना होगा कि इस एनर्जी को हमें जूल में चेंज करना है, ठीक। बहुत सिंपल है, आपको बताए थे ना कि 1 किलोवाट आवर को हम निकालना भी सिखाए थे कि कैसे निकालते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक। 1 किलोवाट आवर बराबर इतना जूल होता है। तो हमें किसको चेंज करना है, 5.6 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 5.6 से हम गुणा कर लेंगे 3.6 × 10⁶ को, ठीक। तो यही किस में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। अब इसको गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 56 में 36 से गुणा कर लीजिए, 36 6 3 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। यहाँ पे 6 18 1 हो जाएगा ना, 5 3 15 और 1 16 हो जा रहा है, 6 8 3 11 और 6 3 9 1 10 और 1 1 2 हो जा रहा है, यानी कितना आ गया यहाँ पे, तो 20.16 यहाँ कर लेते हैं, 20.16 गुणे 10⁻6 जूल हो जा रहा है। अब देख लीजिए ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है 20.16 गुणे 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये चीज़ तो हम निकाल कर भी बताए थे कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, पहला वीडियो में आपको बताए थे, अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे 1 किलोवाट आवर को चेंज करना है, तो 1 के जगह 1, किलो के जगह हम लोग क्या देते हैं 1000, वाट के जगह वाट बराबर हो जाएगा आपका जूल बटा समय, जूल बटा एस देते हैं, और घंटा के जगह 3600, और इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर इतना, तो 5.6 किलोवाट आवर, इसका मतलब इसे 5.6 से गुणा कर लिए, 20.16 गुणे 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए।
80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग निकालना है। अब तो ये भी तो बताया हुआ था संवेग बराबर यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये संवेग हो जाता है P बराबर, तो ये संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो इस पर रख लीजिए, देखिए बहुत सिंपली हो जाएगा। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 80 केजी द्रव्यमान वाला है, तो 80 केजी और गुणे वेग कितना है देख लीजिए, तो 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड है, तो गुणा कर लीजिए 8 छक्के 48, यानी 4800 केजी मीटर पर सेकेंड, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए 4800 सब में दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा यूनिट का भी यहाँ पे कमाल है, यूनिट भी ध्यान रखना है। 4800 यहाँ केजी है, तो केजी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 4800 केजी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। 21 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का केजी मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। संवेग बराबर P = mv होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, आराम से रख के कैलकुलेट कर लिए, ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। ठीक, चलिए 86 आइए, 86 बोला है कि 2 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला बल पूछ रहा है ना, F बराबर ma, बल बराबर न्यूटन की गति से ही, जो न्यूटन का 3 गो रूल है उसी से हम लोग निकाले थे बल का सूत्र कि F बराबर क्या होता है, ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ मास कितना है रख लीजिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान कितना है आपका 2 केजी भार वाली है, और इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 दूना 8 न्यूटन का बल हो जाएगा। कितना न्यूटन का, तो 8 न्यूटन का बल लगेगा इस पे। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है, F बराबर m में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 देखिए 87 क्या कह रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर फेंका जाता है, तो 3 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का मान निकालें, यानी कि 3 सेकेंड बाद ये कितना ऊंचा जाएगा, यही हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए अभी आपको बताए थे कि S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसे हम गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में लेंगे और गेंद को नीचे से फेंक रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू ये एक की जगह जी हो जाएगा, और जी हम किस में लेंगे, हमेशा माइनस में लेंगे। ठीक, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जी का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तब रख लीजिए यहाँ से h हो जाएगा, h बराबर h हो जाता है, s की जगह h बराबर ut प्लस हाफ, हाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे हम g का वैल्यू माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस GT स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे रख के बना लीजिए, g के सापेक्ष में जब करेंगे तो। ठीक, क्योंकि हम गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, गेंद फेंक रहे हैं, तो गेंद दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से हम फेंक रहे हैं, 30 सेकेंड बाद विस्थापित हो जाता है, तो मान लीजिए g हो जाएगा, यानी कि u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद समय दिया हुआ है कि 3 सेकेंड, टाइम कितना दिया है यहाँ से 3 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया है देखिए यहाँ से, अब तो शब्द ही दिया हुआ है। क्लियर, अब मान रख दीजिए, यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए u कितना है 20/60, यहाँ 20 गुणे 3 रख ले रहे हैं, तो 20/60 माइनस 1/2, और g का वैल्यू क्या लेना है 10 लेना है, और गुणे t स्क्वायर यानी कि 3 तरीके 9 हो जाएगा। 2 5 10 कटा लेते हैं, तब देखिए 20/60 हो जाएगा ना, माइनस 9 5 45, यानी कि 60 में से 45 हो जाएगा, तो 15 मीटर जाएगा, यानी कि कितना ऊंचा तक जाएगा गेंद, तो 15 मीटर तक जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये बात आप समझें, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत काम का चीज़ है। ठीक, अभी ट्रक वाला भी इसी पे हम लोग क्वेश्चन किए थे, कितना दूरी तय करेगी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब हम गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष यानी नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो g का वैल्यू यहाँ से a जो है g में बदल जाएगा, और वो भी किस
में हो जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे पॉजिटिव रहेगा। तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, h हाइट पे जाएगा, दूरी किस में हो जाएगा, हाइट। तो h बराबर ut, और ये g का वैल्यू जब माइनस रखेंगे तो -1/2 gt²। अब कुछ नहीं है, ये सब चीज दिया हुआ था, इसको इसमें बैठा दिए, कितना आ जा रहा है, 15 मीटर आ जा रहा है। यानी हाइट कितना कवर करेगा गेंद, तो 15 मीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 88 नंबर, 88 में बोला है, पढ़िए 88। कह रहा है कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि उस पे 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाए, मंदक मतलब रोकने के लिए मंदक बल लगाया जाता है, तो उसे रोकने में कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, यानी कि हमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। एक तो दिया हुआ है m दिया है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया हुआ है, 30 केजी दिया हुआ है। ठीक, 30 केजी। उसके बाद दिया हुआ है ना प्रारंभिक वेग u इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ से कह रहे हैं ना कि उस पर हम कितना बल लगा रहे हैं, a बराबर 60 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक, और टाइम हमें पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, और रुकने के मतलब क्या, भी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अंतिम में क्या हो जाना चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब आप पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, लेकिन यहाँ a नहीं दिया हुआ, और a मतलब त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। अर्थात इस a को हम क्या लिख देंगे, देखिए F बराबर m इंटू वेग में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब 20 से क्या हो जा रहा है, 0, इसका मतलब 20 हो जाएगा, 20 माइनस 0 बराबर 20। और समय कितना लग रहा है, तो t, ये पता नहीं है तो समय t दे देते हैं, ये चीज़ ना होगा। और मास यहाँ पे दे दीजिए, मास डायरेक्ट अब हम सब बैठा देते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब u माइनस v और बट्टा t कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको अगर हमें निकालना है t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू u माइनस v, वेग में परिवर्तन, और बट्टा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब सिंपल निकाल लीजिए, ये मास कितना है 30 केजी, और वेग में परिवर्तन मतलब u में से v घटाए कितना हुआ, तो 20 में से 0 घटाए 20 हो जाएगा, और बट्टा कितना का आप फोर्स लगाए थे, तो 60 न्यूटन का, भाग दे दीजिए सिंपल। देखिए 0 से 0 कटा दिए, और 6 5 30, यानी 5 दूना 10, 10 सेकेंड का समय लग जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये F बराबर ma होता है। त्वरण हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। u से v हो जा रहा है ना, u 20 से 0 हो रहा है, इसका मतलब 20 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 0 यानी कि 20 कर लिए हैं, और समय t पता नहीं है, तो t निकालना होगा तो F से नीचे भाग दे देंगे। अब सबका वैल्यू बैठा दिए, मास दिया था द्रव्यमान 30, u माइनस v कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बट्टा फोर्स कितना लगा रहे थे, 60 न्यूटन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का 10 सेकेंड का यहाँ पे समय लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर, 89 नंबर क्वेश्चन कि 200 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर लिख लीजिएगा एक फॉर्मूला, कार्य बराबर शक्ति गुणे समय, कितना आप पावर यूज कर रहे हैं और कितना देर के लिए, शक्ति गुणे समय हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना पावर यूज किए हैं आप, तो 20 किलोवाट का, 20 किलोवाट का, और कितने देर के लिए, तो 10 सेकंड के लिए। तो इसे 10 से गुणा कर लीजिए, यानी 10 सेकंड में ही हो ना, सेकंड में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 20 दहा के 200 हो जाएगा ना, 200, और किलो, ये के जगह किलो हो जाएगा। और अगर हम इस W को, आपको क्या बताए थे कि W बराबर जूल बट्टा सेकेंड हो जाता है, W बराबर वर्क बराबर जूल बट्टा सेकेंड, तो ये W को हम J लिख दें और बट्टा सेकेंड लिख देंगे। ठीक, और इसको 10 सेकेंड था यहाँ पे, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका, 200 किलो जूल हो जाएगा, 200 किलो जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। ठीक, फिर से एक बात समझ लीजिए आप, कार्य बराबर शक्ति गुणे समय, ये 200 किलोवाट का है, शक्ति लगा हुआ है, और गुणे कितने देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। अब हमें ना ये जूल में, ऑप्शन किस में दिया है, जूल में दिया हुआ है। तो जूल के लिए आपको बताए थे कि हम लोग W को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो W बराबर जे बट्टा एस, यानी कार्य बट्टा समय होता है ना, कार्य बट्टा समय, तो एक कार्य का मात्रक जूल हो गया, और ये समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो W के लिए हम लोग J बट्टा S लिखेंगे, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 किलो जूल हो जाएगा, 200 किलो जूल। ऑप्शन नंबर देख लीजिए,
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 90 नंबर। थोड़ा सा यूनिट पे भी ध्यान देना है। 90 बोला है एक साइकिल की गति दोगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक, अब देखिए यहाँ से दो बातें, अगर ये वेग दोगुना करेगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि इसका आप स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, आंसर इसका क्या आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा, सिंपल। और अगर इसको 2 गुना कर दे तब क्या हो जाएगा, तो 2 गुना ही हो जाएगा। इसको जब 2 गुना करेंगे वेग को तो वेग 2 गुना मतलब कि 4 गुना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो ये गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात ध्यान रखना है, देखिए दो बातें, अगर वेग 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, अगर मास को अगर हम 2 गुना करें तो ये 2 गुना ही रह जाएगा, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, तो ये 2 गुना ही रह जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 4 गुना हो जाएगा। अगर आप ऐसे चाहें तो बना सकते हैं, देखिए इसको बता देते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें इसे v को 2v करना है, 2v, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 1/2m और 2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4v²। अब यहाँ से 1/2mv² लिख करके और इसको 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, 4 गुणे कर लेते हैं, 4 गुणे, तो ये देखिए तो ये कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, वही चीज़ हो गया। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जब भी इसको 2 गुना करे तो चाल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। देखिए 91 नंबर, 91 बोला है कि 10 सेकेंड से गतिमान एक 200 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में कभी भी टकराने वाला जब क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे संवेग काम करेगा। ठीक, थोड़ा सा समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि ये कार खड़ी है, ठीक, ये कार खड़ी है और पीछे से एक ट्रक आकर इसे धक्का दे दिया। ठीक, ट्रक आकर इसे धक्का दे दिया, मान लीजिए ट्रक धक्का दे दिया, तो अब दोनों चलने लग रही है, दोनों चल लग रही है, तो दोनों का यहाँ पे संयुक्त रूप से ना वेट लगेगा यहाँ पे। और कभी भी हम लोग संवेग बराबर क्या पढ़े थे, संवेग बराबर P = mv, अभी भी आया था क्वेश्चन, P = क्या होता है mv। इसका मतलब यहाँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करेगा, जितना यहाँ पे दोनों का अलग अलग संवेग होगा वहीं इसमें जब एक साथ चलने लगी है तो उसका संवेग हो जाएगा। जैसे संवेग, अब यहाँ ट्रक का देखिए, सबका वेग गुणे द्रव्यमान गुणे वेग कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। जितना इधर संवेग उतना ही उधर संवेग, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो देखिए कार का यहाँ पे ट्रक का कितना है, ट्रक का वेट है 2000 गुणे कितना हो जाएगा, कितना ये स्पीड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस अब कार का कितना था, तो कार खड़ी एक कार से टकराता है, एक कार खड़ी है, इसका मतलब इसका स्पीड कितना ले लेंगे हम, एक मिनट, इसका स्पीड 0 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान नहीं पता है तो द्रव्यमान m मान लेते हैं और इंटू 0 हो जाएगा। ठीक, और बराबर, अब ये दोनों का संयुक्त रूप से भार कितना हो गया, इसका 200 आप माने हैं, 200 माने नहीं 2000 ट्रक का दिया हुआ है और प्लस इसका आप m माने हैं, 2000 प्लस m हो जाएगा और दोनों का स्पीड कितना हो जा रहा है तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, यही चीज हो जाएगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि दोनों का मिलाकर इधर जितना संवेग है उतना ये दोनों का संयुक्त रूप से जब हो गया ये भी संवेग इक्वल होना चाहिए। तो इधर हमारा वेग कितना है ट्रक का, तो 10 मीटर पर सेकेंड और 2000 kg है और आकर टकराया इससे, इसका मास हमें नहीं पता है, इसका द्रव्यमान नहीं पता है, वही निकालना है। और इसका वेग कितना है 0, 0 क्यों वेग लिए, क्योंकि ये खड़ी है तो इसका वेग 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का संयुक्त रूप से भार कितना हो गया मास, तो 2000 प्लस m और चाल कितना हो जा रहा है, संयुक्त चाल 8 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल हो गया, कर लीजिए, ये तो टोटल 0 हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इसको हम 8 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, इधर 20,000 हो जाएगा और बराबर 8 दूना 16,000 प्लस 8m हो जाएगा। ठीक, ये इधर आएगा तो 20,000 में से 16,000 घटेगा यानी 4,000, 8m = 4,000 हो गया, तब कटा दीजिए, 8 × 5 = 40, यानी जो कार थी वो कितनी वेट की थी, तो 500 kg की थी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कार का जो द्रव्यमान होगा 500 kg, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जितना संवेग इस दोनों का अलग अलग जोड़ेंगे उतना ही एक साथ जब टकराने के बाद चलने लगी उसका संवेग होगा। इससे हम लोग निकाल लिए यहाँ से कितना आ जा रहा है ये,
तो 500 kg आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 92 नंबर, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। 92 नंबर क्या बोला है, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा, देखिए खपत निकालना है हमें, कितना खपत कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल, कितना खपत कर रहे हैं, तो 750 वाट का है, और कितना एक दिन में कितना यूज कर रहे हैं, 4 घंटा यूज कर रहे हैं। ठीक, तो देख लीजिए सिंपल हो गया, गुणा कर लीजिए, 0 5 चौके 20 कर 0 2 7 चौक 28 2 30, यानी कि 3000 वाट आवर हो जाएगा। तब देखिए किस में आंसर निकालना है, हमें यूनिट में पूछा है कि यूनिट में निकालना है, इसका मतलब कि हमें किलो वाट आवर में निकालना है। यूनिट का मतलब आपको बताए थे कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर ही 1 यूनिट इसको बोलते हैं। तो अगर ये वाट आवर में है, किलोवाट आवर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से हम भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, इसका मतलब 3 किलोवाट आवर हो गया, तो यही 3 यूनिट आंसर हो जाएगा। जितना किलोवाट आवर वही यूनिट हो जाएगा। तो इस जो इलेक्ट्रिक वायर है एक दिन में कितना खर्च हो रहा है, तो 3 यूनिट का खर्च हो रहा है। देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, सिंपल है। खपत बराबर कितना वाट का आप यूज कर रहे हैं, कितना देर के लिए, गुणा कर लिए, सिंपल। 3000 वाट आवर आया था, तो किलो वाट आवर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए हैं, यानी कि 3 किलो वाट आवर आया है, तो इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, किलो वाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए, 43 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसा बताए हुए थे। ठीक, कह रहे हैं हमें कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 0 डिग्री सी को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कितना फ़ारेनहाइट होगा यही चेंज करना है। तो आपको एक तरीका बताए थे, सबका एक ही में बताए थे कि क्या होता है यहाँ से। तो देखिए C/100 बराबर F-32/180 बराबर रोमर R/80 और बराबर K-273/100 होता है। ये तरीका बताए थे, इससे आप किसी का भी तापमान किसी भी यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, किसी का भी किसी में चेंज कर सकते हैं। जिसका ज़रूरत होगा, हमें ज़रूरत है इन दोनों का, क्योंकि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, इसको हम मिटा देते हैं, चाहे रहने दीजिए उसको। ठीक, इसी दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, तो देखिए 0 से 0 कटा देते हैं, 2 5 10, 2 9 18, अब 3 से गुना कर लीजिए, यानी कि 9C = 5F माइनस 5 दूना 10, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ से सेंटीग्रेड में कितना लेना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 C का वैल्यू 0 लेना है, तो जब 9 में 0 से गुणा करेंगे, इधर टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बराबर 5F माइनस 160 है। अब ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5F = 160 हो गया, तो फ़ारेनहाइट में कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 5 3 15 और 16 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 32 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 32 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ। जिसका चेंज करना हो उसको आराम से लेकर चलिए, आपका टोटल इससे क्वेश्चन बन जाएगा। सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसी दोनों को हम लेकर चलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 0 आप यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 0 रख देंगे, और यहाँ ये 0/100 करके लिखें, चाहे कैलकुलेट करके यहीं पे भी 0 रख दिए, तो कोई टेंशन नहीं है। 5 फ़ारेनहाइट बराबर 160 आ जा रहा है, तो फ़ारेनहाइट का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्या कह रहे हैं, 94 बोला है कि यदि 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय निकाले। अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे खपत बराबर क्या था, खपत बराबर पावर, कितना पावर का आप यूज कर रहे थे, और गुणे समय था। तो अगर समय हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, समय निकालना है तो खपत में पावर से भाग दे देंगे। तो देखिए खपत कितना हो रहा है, 1000 जूल का खपत हो रहा है, और बटा कितना पावर का है, 50 वाट का है, तो 50 वाट से अब भाग दे दीजिए, तो ये समय निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। 50 से कटा देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20 सेकेंड का समय लगेगा।
20 सेकेंड समय लगेगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। खपत बराबर कितना पावर का यूज कर रहे हैं गुणे समय। तो हमें समय निकालना था तो पावर से हम भाग दे दिए खपत में। 1000 जूल खपत किए थे, 50 वाट का था तो 50 से भाग दे दिए, समय कितना निकल गया, 20 सेकेंड हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 95 नंबर। 95 बोला है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकेंड में बाद जमीन पर वापस आती है, तो वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ वह फेंकी गई थी। यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस at, क्योंकि हमें यहाँ से ऊंचाई की चर्चा नहीं है इसलिए हम s वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, v बराबर u प्लस at, और जब फेंक रहे हैं तो ये लास्ट में ये रुक जाएगी ना, तो v अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ से v बराबर u प्लस, अब ये जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो g का मान क्या लेना है, माइनस में लेना है, तो ये माइनस जी टी हो जाएगा। v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कुछ ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुकेगी तब नीचे आएगी, तो यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। इसका मतलब अब यहाँ से कर लीजिए, ये u इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी टी हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 हो जाएगा ना, 10 यहाँ लेंगे, यहाँ दिया नहीं हुआ है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये लेना है यहाँ पे। तो g गुणे, और समय कितना लगा है, 12.5 सेकेंड, 12.5, तब गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 125 मीटर पर सेकेंड की चाल से उसे फेंका गया था। यहीं इसी बेग से फेंका गया था, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसे ध्यान रखना था कि v बराबर u प्लस ए टी। बेग वाला फॉर्मूला तो आपको हर जगह यूज होगा। ठीक, जो दूरी बेग त्वरण वाला 3-4 फॉर्मूला कराए थे फर्स्ट क्लास में, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो हम लोग का 13 वीडियो डला है न्यूमेरिकल का, उसी में पहला वाला क्लास का है। ठीक, v बराबर u प्लस ए टी। तो अब हमें जब ये गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। और यहाँ से देखें कि u ये 0 भी हो जाएगा क्योंकि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक, तो u बराबर जी टी हो गया, और 10 गुणे किस समय से, कितने समय लगा था, तो 12.5। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ जा रहा है, किस चाल से वेग से फेंके थे, तो 125 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी में हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग बस इतना रहने देते हैं, 95 तक ही आज रहने देते हैं, कल इससे आगे देखा जाएगा। ठीक, डेली डेली हम लोग 25-25 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, शुरुआत है, अब आगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो चलिए अभी थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, तो आप फार्मूला को भी नोट करते चलिए, साथ में फार्मूला भी लिखते चलिए, उसका सॉल्यूशन भी करते चलिए। ठीक, अच्छा से आगे ऐसा रिपीट करेगा, क्वेश्चन रिपीट करेगा, देखते देखते आप उसे बनाइएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें।